नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट जीके पेपर के लिए हम देख रहे थे इतिहास, और इतिहास के अंदर हमने इतिहास विषय उससे रिलेटेड चाहे भारत का हो चाहे राजस्थान का हो इतिहास, उसके अंदर जो भी टॉपिक है वो 24 क्लासों के अंदर हमने देख लिए थे। अब जो मुख्य टॉपिक है, एक दो टॉपिक जो हमने पहले छोड़ रखे थे, जैसे ये आधुनिक भारत का इतिहास है जिसके अंदर 1919 व 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया वो देखते हैं दोस्तों। तो आज हमारी रहेगी इतिहास की क्लास नंबर 25, जिसके अंदर 1919 व 1935 का भारत शासन अधिनियम है। इसके बारे में संपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं दोस्तों। बाकी के सभी विषय जीके पेपर के लिए अगर उनके आप क्लासें लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में अलग अलग आपको सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ होगा, उस विषय की सभी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी। रही बात नोट्सों की, अगर आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप है, इसको आप डाउनलोड करके स्टोर से ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप मेरे से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं या मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और यहां पर मैसेज के थ्रू आप मेरे से कोई भी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका, इसलिए अगर क्लास पर आ गए हैं तो समय निकालकर ये क्लास आप जरूर अटेंड कर लें दोस्तों। दो है, पहला है 1919 का भारत शासन अधिनियम, दूसरा है 1935 का भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम दोस्तों। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 दोस्तों। मॉन्टेग्यू की चेम्सफोर्ड रिपोर्ट अगस्त 20 अगस्त 1917 के सुझावों के आधार पर एक विधेयक 28 मई 1919 को ब्रिटिश कॉमन सभा में रखा गया दोस्तों। जो मॉन्टेग्यू है, चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है, उसके आधार पर। अब देखिए, ब्रिटिश संसद से पारित होने पर यह भारतीय शासन अधिनियम 1919 कहा गया। जो 20 अगस्त 1917 को जो विधेयक है ब्रिटिश कॉमन के अंदर कब रखा गया? 28 मई 1919 को। जब यह पास हो गया तो इसी को कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919 दोस्तों। अब इससे जो यह भारत शासन अधिनियम है, इसकी प्रस्तावना के बारे में अगर हम बात करें, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना देखिए क्या क्या रखा गया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा, क्योंकि उस समय 1919 में भारत में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो पहला जो यह अधिनियम रहा, इसके अंदर पहला प्रस्तावना में मुख्य पॉइंट था कि जो भारत है यह ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। दूसरा था कि भारत में ब्रिटिश नीति का लक्ष्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना होगा। जो ब्रिटिश नीति है उसका भारत में क्या है कि भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो दोस्तों। तीसरा था प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाएगा। जो प्रशासनिक है, प्रशासनिक क्षेत्र में जो भारतीय है उनका क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। कब कितनी प्रगति हो, इसका निर्माण ब्रिटिश संसद के हाथों में रहेगा। प्रगति चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो चाहे विकास की बात करें, किसी भी क्षेत्र में अगर विकास की बात करते हैं या प्रगति की बात करें तो वो सब हाथ में रहेगा ब्रिटिश संसद के दोस्तों। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। जो स्वशासन की संस्थाएं हैं उनका क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। उत्तरदायी शासन व स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना का काम धीरे धीरे और क्रमिक ढंग से होगा। जो उत्तरदायी शासन है या स्वशासन की जो संस्थाएं हैं, इनकी स्थापना का जो काम है वो धीरे धीरे और क्रमिक रूप से इनको आगे है जो बढ़ाया जाएगा दोस्तों। तो 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम था, उसकी यह प्रस्तावना के मुख्य बिंदु है जो रखे गए थे दोस्तों। इसके अगर हम बात करें कि भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं की, लगभग यहां पर आपको है 10-12 विशेषताएं हैं जो मुख्य रूप से एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो बताऊंगा। जो मुख्य विशेषताएं हैं वो सभी विशेषताएं हैं वैसे तो, लेकिन जिनसे क्वेश्चन बन सकता है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताएं हैं, जिनमें पहली विशेषता आती है कि प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन की स्थापना। जो प्रांत है उनके अंदर आंशिक रूप से
पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व द्वैध शासन की स्थापना करना। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया। प्रांतीय शासन है, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया। एक तो एक क्षेत्र में तो रख दिए गए संरक्षित विषय, और दूसरा क्षेत्र है उसमें हस्तांतरित विषय उनको रखा गया दोस्तों, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता थी उसकी कि प्रांतीय विधान परिषदों का क्या होगा, पुनर्गठन होगा। प्रांतीय जो विधान परिषद है उनका पुनर्गठन होगा। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा विनिमय व अविनिमयन प्रांत का भेद समाप्त कर एक तरह के ही प्रांत बनाए जाएंगे। सभी को प्रांतों को एक जैसा ही बनाया जाएगा। प्रत्येक प्रांत में एक सदस्य विधान परिषद बनाई जाएगी। जो भी प्रांत होगा उसमें एक सदस्य की क्या होगी, विधान परिषद होगी। विधान परिषद में गवर्नर की कार्यकारी परिषद के सदस्य मनोनीत और निर्वाचित सदस्यों का क्या रहेगा, प्रावधान किया गया था दोस्तों। तीसरी विशेषता की ओर चलते हैं तो तीसरी विशेषता आती है गृह शासन व भारत परिषद में परिवर्तन। गृह शासन और जो भारत परिषद थी उसमें परिवर्तन देखने को मिला। भारतीय उपनिवेश के मामलों को देखने के लिए ब्रिटिश स्थित मंत्रिमंडल में एक मंत्री होता था। वह भारत का सचिव कहलाता था। यानी कि भारतीय उपनिवेश के जो उपनिवेश है इसके मामले देखने के लिए जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वहां पर एक मंत्री होता था, और वो क्या करता था, भारत का सचिव कहलाता था। उसकी एक परिषद होती थी जिसे भारत परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भारत परिषद कहा जाता था। इन सब पर होने वाला वे भारत पर क्या था, बारिता। जो भी वहां पर भारत परिषद का जो सदस्य होता था, भारत सचिव होता था, इस पर जो भी वे होता था वो किस पर था, भारत पर था दोस्तों। अतः भारतीय स्वाधीनता आंदोलनकारी इसकी समाप्ति की क्या करते आ रहे थे, मांग करते हुए आ रहे थे कि इसको समाप्त किया जाए। अब देखिए, इस अधिनियम में इसे समाप्त तो नहीं किया गया, परंतु संरचनात्मक दृष्टि से कुछ परिवर्तन किए गए। इस अधिनियम में क्या किया गया, इसको समाप्त नहीं किया गया, इसको रखा गया, लेकिन इसके अंदर कुछ परिवर्तन जरूर कर दिए गए। भारत परिषद में अब कम से कम 8 व अधिकतम 12 सदस्य होंगे। जो भारत परिषद है उसमें कम से कम यानी मिनिमम 8, अधिकतम मैक्सिमम कितने होंगे, 12 सदस्य। इससे पहले अब तक कितने थे, कम से कम 12 और अधिकतम 14 सदस्य थे दोस्तों। इनमें आधे सदस्य ऐसे होंगे जो नियुक्ति के समय से पूर्व 10 वर्ष तक भारत में रह चुके हो। आधे सदस्य जो 10 वर्ष तक भारत में रहे हैं उनको बनाया जाएगा, और इस देश की को नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष नहीं छोड़ा हो, 5 वर्ष से तक नहीं छोड़ा हो, नियुक्ति दी जाए उससे पहले 5 वर्ष तक वो इस देश में रहे हो। 10 वर्ष तक तो यहां पर रहना चाहिए जब नियुक्ति हो, या नहीं कि नियुक्ति से 5 वर्ष पहले वो देश छोड़ के गए। यह सीमा थी कि 5 वर्ष पहले से वो यहां पर रहना जरूरी है। 10 वर्ष तो जरूरी है, लेकिन उससे पहले अगर वो भारत छोड़कर जाए तो 5 वर्ष नहीं होने चाहिए भारत छोड़े हुए उसको। इस परिषद का जो कार्यकाल है वो 7 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया, और भारतीय सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 कर दी गई दोस्तों। प्रत्येक भारत सचिव व उसके विभाग पर होने वाला समस्त खर्च है जो ब्रिटिश बजट पर पारित कर दिया गया। जो भारत के बजट पर था उसको किस पर लेकर चले गए, ब्रिटिश के बजट पर लेकर चले गए। ब्रिटिश पर वो क्या हो गए, पारित हो गए दोस्तों। यह थी तीसरी। चौथी जो विशेषता आती है वो आती है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र के अंदर अनुत्तरदायी शासन दोस्तों। अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, लेकिन केंद्रीय स्तर पर पहले की तरह अनुत्तरदायी शासन बनाए रखा गया दोस्तों। यद्यपि केंद्रीय विधानमंडल शासन को प्रभावित कर सके। कहने का मतलब यह है कि केंद्र के अंदर अनुत्तरदायी शासन की स्थापना है जो पहले की तरह ही बनी रही दोस्तों। पांचवा देखिए विशेषता है, पांचवी विशेषता भारतीय प्रशासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। जो भारत प्रशासन है उस पर क्या, गृह सरकार के नियंत्रण में रही कमी दोस्तों। प्रांतीय स्तर पर रक्षित विषयों में तथा केंद्रीय सरकार के स्तर पर सभी विषयों पर भारत सचिव नियंत्रण पहले जैसा बना रहा। हस्तांतरित विषयों के मामलों में प्रांतों को प्रशासन की कुछ छूट भी दी गई दोस्तों।
छठवीं विशेषता की बात करें तो द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल का किया गया निर्माण दोस्तों। इस अधिनियम में केंद्रीय स्तर पर एक सदनीय विधानमंडल के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल का क्या किया गया, गठन किया गया। जो केंद्र में एक सदनीय विधानमंडल था उसके दो सदन, एक विधानसभा दूसरा राज्य परिषद है, जो बनाए गए दोस्तों। सातवीं विशेषता थी इसकी कि प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर को सौंपा गया, लेकिन प्रांतों की जो कार्यकारिणी या परिषदें हैं उनमें भारतीय सदस्यों की संख्या है वो पहले से क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई दोस्तों। आठवीं विशेषता देखिए, आठवीं विशेषता भी इंपॉर्टेंट है यहां पर। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति, प्रांतों में तो हमने देख ली अधिक कर दी, लेकिन जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है उसमें भी अधिक भारतीयों की नियुक्ति की गई दोस्तों। कार्यकारिणी पर से पूर्व संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। कार्यकारिणी थी या जो केंद्रीय परिषद थी उसमें जो पहले संख्या प्रतिबंध था उसको 1919 अधिनियम के तहत हटा दिया गया। 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले भारतीय उच्च न्यायालय के वकीलों को परिषद का कानूनी सदस्य बनने के योग्य माना गया। इस प्रकार तेज बहादुर सप्रू है पहले भारतीय कानूनी सदस्य है जो बने दोस्तों। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या 1 से बढ़कर 3 कर दी गई। कार्यकारिणी में भारतीयों की सदस्यता कितनी हो गई, 1 से 3 हो गई, लेकिन ये सदस्य जनता के प्रतिनिधि न होकर सरकार के चहेते होते थे। जिनको अंग्रेज चाहते थे उनको बनाते थे, जनता चुनकर इनको नहीं बेचती थी। इन्हें कम महत्व के विभाग भी दिए जाते थे, जो कम महत्व कम उपयोगी के विभाग है वो भारतीयों को वहां पर दिए जाते थे दोस्तों। नौवीं जो विशेषता है वो है निर्वाचन व मताधिकार से संबंधित प्रावधान। निर्वाचन व मताधिकार से संबंधित प्रावधान इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया है जो आरंभ की गई, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया, और इसका विस्तार भी किया गया। लगभग 10% भारत की जनता को मताधिकार प्राप्त हुआ। 1919 के अधिनियम से 10% भारतीय जनता को मताधिकार है वो दिया गया दोस्तों। 10वीं विशेषता है विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण को क्या दिया गया, बढ़ावा। इस अधिनियम के द्वारा विकेंद्रीकरण की उस नीति को समाप्त कर दिया गया था जो लॉर्ड कर्जन के समय चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय जो केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की जो नीति चरम पर थी उसको समाप्त कर दिया गया। प्रशासन व राजस्व के कुछ विषयों को केंद्र सरकार के नियंत्रण से हटाकर प्रांतीय सरकारों को, प्रशासन या राजस्व के ऐसे विषय जो केंद्र सरकार के लगभग सभी अधीन थे उनमें से कुछ विषय है जो प्रांतीय सरकारें थी उनको भी सौंपे गए दोस्तों। तो विकेंद्रीकरण इसके द्वारा किया गया। 11वीं जो विशेषता आती है वो आती है नरेश मंडल की स्थापना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक नरेश मंडल के निर्माण का सुझाव दिया गया दोस्तों। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट है उसमें जो देशी राज्य थे, राजा देशी रियासतों के राजा थे, उनके महत्व को ध्यान से रखते हुए नरेश मंडल का सुझाव दिया गया। 9 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की क्या की गई, स्थापना की गई दोस्तों। इसी प्रकार शक्ति का भी विभाजन किया गया। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया दोस्तों। अब देखिए मित्रों, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया उसका विवरण दोस्तों। जो प्रांतीय विधान परिषदें थी उनमें देखिए एक एक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आती है हमारी मद्रास, जिसके अंदर निर्वाचित सदस्य थे 98, मनोनीत या पदेन सदस्य थे 23 और विशेष वर्गों से मनोनीत सदस्य थे 11। कुल मिलाकर 132 सदस्य थे। बंबई प्रांत में थे 86 निर्वाचित, पदेन थे 20, विशेष वर्गों से थे 8 और कुल थे 114 सदस्य। बंगाल के अंदर निर्वाचित सदस्य थे 114, पदेन या मनोनीत थे 22, विशेष वर्गों से थे 4 और कुल सदस्य थे 140। संयुक्त प्रांत के अंदर 100 सदस्य निर्वाचित थे, पदेन थे 20, विशेष वर्गों से थे 3, कुल मिलाकर 123 कुल सदस्य थे। पंजाब के अंदर 71 थे निर्वाचित, पदेन थे 18, विशेष वर्गों से थे 5 और कुल सदस्य थे 94।
बिहार और उड़ीसा के अंदर निर्वाचित सदस्य थे 76, पदेन थे 18, विशेष वर्गों से थे 9, कुल 103 सदस्य थे। मध्य प्रांत व बरार के अंदर 11 सदस्य, 55 निर्वाचित थे, पदेन थे 11 यानी मनोनीत 11 और विशेष वर्गों से थे 7। कुल मिलाकर सदस्य कितने हो गए? 73 सदस्य हो गए। इसी प्रकार बात करें असम की, तो असम में निर्वाचित थे 39, पदेन थे 12 और जो विशेष वर्गों से थे 2, कुल 53 सदस्य थे। और बर्मा में 80 सदस्य थे निर्वाचित, 22 सदस्य थे वो आपके थे पदेन यानी कि मनोनीत, और 1 सदस्य विशेष वर्ग से, और 103 कुल सदस्य थे। यहां पर मित्रों आपको क्वेश्चन मिल सकता है सीधा, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप यहां से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए आपके पास सुविधा है, स्क्रीनशॉट आराम से ले लें, और अगर लिख रहे हैं जो साथी वो लिख भी ले। यह आपके जो प्रांतीय विधान परिषद थी उनकी बात हो गई। अब बात करते हैं 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानसभा के गठन का विवरण। जो केंद्रीय विधानसभा बनी उसके विवरण दोस्तों, यहां पर जो ये विवरण है मित्रों, ये आपके सामने मैंने रख दिया है। यहां पर पूरा विवरण है। यहां से क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिला आज तक, तो यह आप है चांस नहीं है कि यहां से क्वेश्चन आए, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं। जो साथी लिखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, जबकि आप क्लास से जो आप ऐप से नोट्स परचेज कर रहे हैं तो वहां पर यह संपूर्ण जानकारी आ जाएगी आपके, लेकिन जो साथी लिख रहे हैं उनके लिए स्क्रीनशॉट की सुविधा है, वो यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। आपको पता चल जाएगा कि कौन से प्रांत से कितने सदस्य हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये केंद्रीय जो है सरकार की बात हो रही है, केंद्रीय जो है विधानसभा उसकी बात हो रही है दोस्तों। इसके अलावा ये नीचे कुल सदस्य भी आपको दिए गए हैं, तो इनके मैं बारे में बात नहीं करूंगा, इनको एक एक को पढ़ूंगा तो लंबी क्लास होगी, उससे फायदा भी नहीं होगा, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें यहां से। यह था दोस्तों आपको 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम आया था वो दोस्तों। अब हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, भारत की संवैधानिक समस्या के निराकरण के लिए 1930, 1931, 1932 में ब्रिटिश शासन द्वारा आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किए गए विचार के आधार पर मार्च 1933 में भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया। मार्च 1933 के अंदर दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तीनों गोलमेज सम्मेलनों के विचार के उपरांत यह व्हाइट पत्र श्वेत पत्र आया था दोस्तों। श्वेत पत्र के सुझावों के आधार पर एक विधेयक फरवरी 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया। फरवरी 1935 के अंदर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक विधेयक है जो पारित किया गया दोस्तों। पार्लियामेंट द्वारा पारित विधेयक 2 अगस्त 1935 को सम्राट की स्वीकृति मिलने पर यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 कहलाया दोस्तों। 2 अगस्त 1935 को जैसे ही सम्राट की इसको अनुमति मिली या उसने स्वीकृति दी, स्वीकृति देते ही यह बन गया भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों। अब चलिए भारत शासन 1935 है, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। पहला है शक्ति विभाजन। पहली विशेषता शक्ति विभाजन। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय व प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अब शक्तियों का केंद्रीय व प्रांत हैं, उनके मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। यहां पर प्रांत दिक्कत कर रहे होंगे, प्रांत है क्या, जहां यहां पर केंद्रीय या वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है उस प्रकार प्रांत, जिस प्रकार हमारे राज्य अलग अलग, वही क्या है, प्रांत है दोस्तों। अब 3 सूचियों की यहां पर व्यवस्था की गई है, जिनके अंदर पहली है संघ सूची। संघ सूची जो वर्तमान में चलती है, इसमें राष्ट्रीय महत्व के 59 विषय रखे गए, जैसे जल, थल व वायुसेना, विदेशी मामले, डाक, तार, मुद्रा एवं टंकण, संघीय लोक सेवाएं, संचार, बीमा तथा बैंक इत्यादि विषय क्या थे, शामिल थे दोस्तों। यह थी संघ सूची यानी केंद्र की सूची। दूसरी सूची थी प्रांतीय सूची। इसमें स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, यानी ये प्रांत से रिलेटेड सूची थी, और इसमें जो भी विषय रखे गए उन पर कानून बनाना हो, काम करना हो, कौन करेगा, एक प्रांत ही करेगा दोस्तों। जिनमें शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, स्थानीय सुशासन, अस्पताल, जन स्वास्थ्य, कृषि, नहरें, जंगल, शिक्षा, सड़क आदि विषय क्या थे, शामिल थे दोस्तों।
तीसरी जो सूची बनाई गई वो बनाई गई समवर्ती सूची, जो वर्तमान में चलती है, जिसमें केंद्र व प्रांत दोनों काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। इसके अंदर उस समय 36 विषय थे, अर्थात दीवानी व फौजदारी, कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक स्वीकार करना, ट्रस्ट, कारखाने व श्रम कल्याण आदि दोस्तों। इन विषयों पर केंद्र व प्रांत दोनों सरकारें कानून बना सकती थी, परंतु मतभेद की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका कानून ही मान्य होगा, यानी केंद्र का कानून है वो ही मान्य होगा दोस्तों। चौथी शक्तियां थी वो इस प्रकार सौंपी गई अवशिष्ट शक्तियों के रूप में। यह शक्तियां किनको दी गई? गवर्नर जनरल को सौंपी गई। वह चाहे तो विधानमंडल यानी केंद्र या प्रांत से कानून बनवा सकता था किसी विषय पर, चाहे केंद्र हो चाहे प्रांत हो, अगर वो चाहता तो कहीं से भी कानून बना सकता था। तो ये अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी गवर्नर जनरल को दोस्तों। अब आगे चलिए, दूसरी विशेषता की ओर आती है विस्तृत अधिनियम। इस अधिनियम में 451 तो थी धाराएं और 15 अनुसूचियां थी इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये ले, परंतु इसमें प्रस्तावना का क्या था? अभाव, यानी कि इसके अंदर प्रस्तावना नहीं थी दोस्तों। तीसरी विशेषता थी केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। इस अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन को प्रांतों में समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया। यह व्यवस्था पहले से ही दोषपूर्ण थी। जब ये प्रांतों में थी तब भी दोषपूर्ण थी, लेकिन अब इसको प्रांतों में तो समाप्त कर दिया और केंद्र में लागू कर दिया, तो दोषपूर्ण व्यवस्था थी ये दोस्तों। अब चलिए चौथी देखिए, चौथी थी प्रस्तावित अखिल भारतीय सेवा संघ की योजना। यह प्रस्तावित संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों और देसी रियासतों से मिलाकर बनेगा, जो स्वेच्छा से इस संघ में सम्मिलित होना चाहेंगे। यानी प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ बनाया गया, उसमें 11 तो ब्रिटिश प्रांत थे और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र, और जो भी देसी रियासतें थी वो सभी है, वो जो स्वेच्छा से मिलना चाहते हैं वो उसमें मिल सकते थे। पांचवी विशेषता थी संरक्षण व आरक्षण की व्यवस्था। ब्रिटिश शासन भारतीयों को उत्तरदायी शासन देने में सावधानी बरत रहा था। उत्तरदायी शासन देने के लिए क्या कर रहा था? सावधानी बरत रहा था। इसके साथ ही ब्रिटिश शासन अनेक अल्पसंख्यक वर्गों को रक्षा करना भी चाहता था दोस्तों। अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल व गवर्नरों को विभिन्न परिस्थितियों में केंद्र व प्रांतों में उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार दिए गए। जो ब्रिटिश इस अधिनियम के द्वारा जो गवर्नर है या गवर्नर जनरल है या गवर्नर है, उनको ऐसे सिस्टम दे दिया, उनको ऐसा अधिकार दे दिया कि वो केंद्र हो चाहे प्रांत हो, वहां पर अपना हस्तक्षेप है वो कर सकते थे दोस्तों। छठवीं विशेषता की अगर हम बात करें तो छठवीं है संघीय न्यायपालिका। 1935 के अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक फैला हुआ था। जो संघीय न्यायपालिका है वो स्थापना की गई, उसका अधिकार क्षेत्र प्रांत रियासतें हर जगह क्या था? फैला हुआ था। सातवीं विशेषता है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई। जो भी प्रांत थे उनमें द्वैत शासन को कर दिया गया समाप्त दोस्तों। जो द्वैत शासन था उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, और सारा प्रांत वहां पर पूर्ण स्वाधीनता पर, यानी कि समाप्त द्वैत शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई। सारा जो प्रांतीय शासन है वो लोकप्रिय मंत्रियों को क्या किया गया? सौंपा गया। जो अंग्रेजों के लोकप्रिय मंत्री थे, गवर्नर जनरल या जनरल के जो मुख्य थे, उनको सौंपा गया दोस्तों। आठवीं विशेषता की अगर हम बात करें तो भारत परिषद का किया गया अंत। भारत परिषद का दृष्टिकोण भारत के विरुद्ध में रहता था, इस कारण भारतीय जनता इसकी समाप्ति की मांग लंबे समय से कर रही थी। 1919 के अधिनियम में भी देखा था ना हमने, मांग कर रही थी। अतः 1935 के इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नौवीं विशेषता है कि विधान मंडलों के संगठनों व मताधिकार का क्या किया गया? विस्तार किया गया। वहां पर मताधिकार का जो क्षेत्र था 10% जनता के पास ही था, यहां पर उसको विस्तृत किया गया। इस अधिनियम में संघीय विधान का स्वरूप द्विसदनीय रखा गया, जिसमें एक सदन संघीय विधानसभा और दूसरा राज्य परिषद था दोस्तों। एक तो कौन सा? संघीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद दोस्तों। 10वीं विशेषता की अगर हम बात करें
तो बर्मा बरार व अदन के संबंध में परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया गया? 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। अदन को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के उपनिवेश विभाग के अधीन कर दिया गया। 1935 का जो अधिनियम आया उससे अदन को भी भारत सरकार, बर्मा को भारत सरकार ने मुक्त कर दिया, पृथक कर दिया भारत से। दूसरा कि जो अदन है उसको भी भारत से तो मुक्त कर दिया और इंग्लैंड उपनिवेशवाद को सौंप दिया। 11वीं विशेषता है ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता। इस अधिनियम, जो अधिनियम आया, इससे ब्रिटिश पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को अभी भी बनाए हुए रखा गया दोस्तों। इसमें संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही था इस अधिनियम में दोस्तों। और 12वीं विशेषता थी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। यह पद्धति भारतीय हितों के क्या थी? प्रतिकूल थी दोस्तों। और इसे समाप्त करने के बजाय क्या किया गया? इसका विस्तार है जो किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय विधान मंडल के गठन का विवरण है जो इस प्रकार है दोस्तों। केंद्रीय जो मंडल बना उसका देखिए, विधानसभा और राज्य परिषद। देशी रियासतों से सदस्य 125 विधानसभा में, राज्य परिषद में 104। ब्रिटिश भारत के सदस्यों का वर्गीकरण देखिए, 250 विधानसभा में, राज्य परिषद में 140। सामान्य 96 थे, राज्य परिषद में 75 थे। हरिजन विधानसभा में 9 थे, राज्य परिषद में 6 थे। मुस्लिम विधानसभा में 82 थे, राज्य परिषद में 49 थे। सिख विधानसभा में 6 थे, राज्य परिषद में 4 थे। आंग्ल भारतीय विधानसभा में 4 थे, राज्य परिषद में 1 था। यूरोपियन विधानसभा में 8 थे, राज्य परिषद में 7 थे। भारतीय ईसाई विधानसभा में 8 थे, राज्य परिषद में 2 थे। वाणिज्यिक उद्योग ये सिर्फ विधानसभा में थे 11। जमींदार ये सिर्फ विधानसभा में थे 7। श्रम ये सिर्फ विधानसभा में थे 10। महिलाएं ये सिर्फ विधानसभा में थी 9 और राज्य परिषद में थी 6। गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत विधानसभा में कोई नहीं था, जबकि राज्य परिषद में कितने थे? 6 थे। इस प्रकार कुल विधानसभा में 375 और राज्य परिषद में 244 सदस्य थे दोस्तों। और यह था आपके 1919 और 1935 का भारत शासन अधिनियम। बहुत ही डिफिकल्ट लगता है जब आप इनको किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन जो था उसका सार आपके सामने है। अगर आपने ये तैयार कर लिया तो इससे बाहर क्वेश्चन भी नहीं चाहेगा। थोड़ी स्पीड के साथ क्लास थी, कम समय में अधिक मिले, इसलिए दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी नोट्स चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और स्टोर से नोट्स है वो प्राप्त करें दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।